बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और सभी दल अभी टिकट बंटवारे को लेकर अपने ओर से मशक्कत कर रहे हैं। वहीं इस बीच एक ऐसा नाम जो बिहार में सुपर कॉप के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम था शिवदीप वामन राव लांडे, यानी पूर्व आईपीएस शिवदीप वामन राव लांडे भी कहते हैं कि इस बार चुनाव में वो बिहार के लिए कुछ करेंगे, लेकिन उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हिंद सेना का और अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिए। हमारे साथ शिवदीप वामन राव लांडे हैं। सर, आप अब निर्दलीय चुनाव लड़िएगा, आखिर क्या परेशानी हुई कि पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया? एज़ पर जो ईसीआई के गाइडलाइन है, जहाँ पे ऑनलाइन अवेलेबल है, वहाँ पे जो पार्टी का रजिस्ट्रेशन है वो 2 महीना समय लग सकता है, उसमें उस टाइप से क्लियर मेंशन है। तो जनरली 2 की जगह 3 महीना में पार्टी रजिस्टर हो जाएगी, इस टाइप सा मैंने सोचा था। और 8 अप्रैल 2025 इसी साल मैंने पार्टी का फॉर्मेशन भी किया था। सारा प्रक्रिया जो प्रोसेस होता है उनका, कॉन्स्टिट्यूशन बनना, पार्टी के मेंबर्स, उसकी बॉडी सब करवा के मैंने सबमिट कर दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। और उसके बाद प्रक्रिया चलती रही। बीच में कुछ क्वेरीज है, क्वेरीज का जवाब देते हमने दिया, प्रॉपर लीगल वे से दिया। लेकिन 8 अक्टूबर, आज तो 10 अक्टूबर है, तो करीबन 7 महीने हो गए। आचार संहिता जब मंडे को लगी तब तक तो रजिस्ट्रेशन नहीं आया था। तभी मुझे यह एहसास हो गया कि नहीं, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं आया, इसका मतलब हम पार्टी के नाम पे नहीं लड़ सकते। तो एक अल्टरनेटिव के तौर पे जो हमारी एक लड़ाई है, जो स्पेशली शिवदीप लांडे की एक लड़ाई है यहाँ के युवाओं को आगे लाने के लिए, वो तो जारी रखनी पड़ेगी। तो उसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, अभी खुद ही मुझे निर्दलीय के तौर पे उतारना पड़ेगा। आपके साथ जो लोग जुड़े थे वो क्या करेंगे अब? मैंने करीबन 74 ऐसे यंगस्टर्स थे और कंस्टिट्यूंसी भी आइडेंटिफाई की थी। हालांकि मैंने जब पार्टी फॉर्म किया था तो मैंने बोला था कि मैं 243 सीट्स पे चुनाव लड़ूंगा जैसे जैसे आएंगे। लेकिन जब मैं पूरे बिहार में घूमा, स्पेशली जिस एरिया में मैंने काम किया, जिस रेंज में मैं था, तो वहाँ के युवा पहले से मेरे कांटेक्ट में थे, जिनमें मुझे लगा कि पॉलिटिकली पोटेंशियल है और लीडरशिप की क्वालिटीज़ है उनमें। तो 74 सीट्स तक तो 74 कैंडिडेट्स रेडी भी हुए थे। सबको यही होप्स था कि रजिस्ट्रेशन आएगा, एक सिंबल मिलेगा। रजिस्ट्रेशन नहीं मिलना मीन्स उसका आपको पार्टी का सिंबल नहीं मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पार्टी का जो होता है एक उसमें बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा। यानी जो हम एक अपील करके लोगों से कंट्रीब्यूशन फंड लेने वाले थे, पार्टी फंड जो एक बिहार के बदलाव के लिए हम अपील करने वाले थे लोगों से, तो वो भी हमारा स्टक हो गया। तो सारी चीज़ें जब स्टक हो गई तो वो 74 जो लड़के, उसमें से 1-2 लड़के आज भी डेस्परेट है कि नहीं सर, हम आपके नाम पे चुनाव लड़ेंगे। तो अभी देखते हैं, वो 1-2 लड़के को तो मैं उनके मेरे साथ ही चुनाव लड़वाऊंगा जो मेरे नाम पे चुनाव लड़ेंगे। आप कहाँ कहाँ से चुनाव लड़िएगा? मैं तो मैं मुंगेर की ज़िला की जो जमालपुर कंस्टिट्यूंसी, वहाँ से चुनाव लड़ूंगा, और अररिया की जो अररिया सदर टाउन की जो कंस्टिट्यूंसी, वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। 2 जगह से क्यों, आखिर वजह क्या है 2 जगह से लड़ने की? पहली वजह तो है जो शिवदीप लांडे, जो आप अभी जो इनिशियल इसमें जो ओपनिंग में बोल रहे थे कि शिवदीप लांडे सुपर कॉप वगैरह, ये जो सुपर कॉप जो उपाधि, कोई बिहार का सिंघम बोलता है, कोई दबंग बोलता है, ये जो उपाधियाँ मिलनी शुरू हुई, वो उसकी शुरुआत जमालपुर से हुई है। मेरा प्रोबेशन भी मुंगेर ज़िला में हुआ। मेरा पहला पोस्टिंग भी एसपी जमालपुर के तौर पे मुंगेर में ही था। और जमालपुर में मैंने उस वक्त एक पीक था नक्सलिज़म का, वहाँ पे जान जोखिम में डाल के, हालांकि वहाँ पे मेरे ऊपर हमले भी हुए। तो वहाँ एक ब्रेवरी का मुझे लगा कि वहाँ पे कनेक्ट है लोगों के बीच में। और दूसरी बात है कि लोगों का वहाँ का अप्रिसिएशन, तो इसलिए मैंने जमालपुर चुना। और अररिया इसलिए चुना कि अगर देश में सबसे पिछड़ा अगर कोई क्षेत्र है तो सीमांचल है। और मैं ये अपने अनुभव के साथ, मैं एसपी रहा हूँ 2.25 साल, तो अभी एक दावे के साथ बोल सकता हूँ कि उसकी हमेशा अनदेखी हुई है। और आंकड़े बताते हैं कि देश का सबसे गरीब जिला अगर है देश का, तो अररिया है। तो मुझे लगा कि वहाँ पे जो मैंने गरीबों की, मजलूमों की, और वहाँ के इंदिरा आवास से रिलेटेड, इकोनॉमिक ऑफेंसेस से रिलेटेड जो लोगों की मैंने लड़ाई लड़ी थी, उसको लड़ा जाए, इसलिए मैंने अररिया एक चूज़ किया। आपको नहीं लगता है कि सीमांचल में आप दांव आजमा रहे हैं? वहाँ मुस्लिम बहुल इलाका है, ज़्यादातर माइनॉरिटीज़ के वोटर हैं, तो कैसे उनको आप अपने ओर खींच पाइएगा? अब अररिया जब मैंने डिसाइड किया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि वहाँ करीबन 67% के आसपास, 65 to 67% के आसपास जो है मुस्लिम वोटर है। 2.25 लाख से लेके 2.5 लाख तक का वोटिंग है। और वहाँ का जो विधायक भी होता है, वो जो मार्जिन होता है उसका 50,000 40,000 इस मार्जिन से जीतता है सेकंड नंबर पे। तो मैं तो पहले बता चुका हूँ कि मैंने, हालांकि खाकी अभी
वर्दी उतारी है मैंने, लेकिन मेरी जो 18 साल के वक्त जो मैंने पुलिसिंग की है, मेरी अब चमड़ी वो खाकी की बन चुकी है। तो ये जो खाकी का मेरा रंग है, ये कोई जात धर्म को नहीं देखता है। अभी देखना है कि जैसा मैंने पुलिसिंग में भी, अब अररिया की बात करते हैं, अररिया से भी जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो वो सब लोग, सब धर्म के लोग वहाँ पे रास्ते पे आए थे, रास्ता रोको किया था, रेल रोकी गई थी। तो मैं मानता हूँ कि नहीं, एक मानवता के बेसिस पे मुझे जाना चाहिए, और एक खाकी में क्या इंसान होता है, देखते हैं लोग क्या एक्सेप्ट करते। तो आपकी लड़ाई किससे है? सिस्टम से है या पार्टी के नेताओं से? किन किन नेताओं से आपकी लड़ाई है? मेरी लड़ाई जो है, मेरी लड़ाई, मैंने अभी पूरे बिहार में घुमा हूँ, मैं सब देखा है। बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अब कोई भी क्षेत्र निकाल लीजिए। जिम्मेवार किसे मानते हैं? हाँ, तो ये सारी चीज़ें, तो ये अगर मेरी लड़ाई है तो मेरी लड़ाई सबसे पहले है, वो है यहाँ के मानसिकता की। जो वोटर की मानसिकता है, जिसको जात पात मुर्गा भात में अटका के रखा है, ये सबसे बड़ी मेरी लड़ाई है कि इसमें से मुझे निकालना पड़ेगा। जब ये सोच, जात पात और मुर्गा भात की सोच से वोटिंग होगा, बाहर निकल के वोटिंग होगा और नए फ्रेश लोग आएंगे, तो मुझे लगता है कि उसके बाद बदलाव के सही मायने में शुरुआत होगी। बिहार में 3 बड़ी पार्टियां हैं, जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी, अब तो प्रशांत किशोर भी आ गए हैं। तो आपको क्या लगता है, इन लोगों के चक्रव्यूह को आप भेद पाइएगा? देखो, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में डेमोक्रेसी एक्सेप्टेड किया हमने, तो हर एक को अपना जो विचारधारा के साथ लड़ने का यहाँ पे आज़ादी है। तो मैं बस मेरी विचारधारा लेके आगे बढ़ाऊँ। मैंने पुलिसिंग में भी ये किया है, और मेरे जो एक व्यक्तित्व है उसका एक है कि मैं कभी भी सामने वाले की लकीर नहीं देखता हूँ कि उसकी लकीर कितनी बड़ी है या क्या है, या उसको मिटाने की कोशिश नहीं करता हूँ, या उसको क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश नहीं करता हूँ। मेरा जो भी है कि अगर सामने वाली लकीर है तो अपनी खुद की एक इतनी बड़ी लकीर खींचो वहाँ पे कि सामने वाली लकीर को लोग ही एनालिसिस कर पाए कि कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है, और कौन सी सही है। तो क्या अब आप जब आईपीएस की नौकरी छोड़े, आपने रिजाइन दिया, तो घर में कितनी परेशानी हो रही है? क्योंकि अब तो शायद पेंशन मैं, हाँ, तो ये बात है कि पर्सनल है, हाँ, लेकिन जरूरी है हाँ, ये। हाँ, नहीं, एक्चुअली 2026 तक मैं रुकता तो मेरा 2006 बैच का आईपीएस का है, तो मुझे पेंशन भी मिल सकता था आराम से, 1-1.5 लाख रुपए का चलता ही रहता था, ज़िंदगी चल जाती थी। लेकिन मैं ये जो विधानसभा है, इसमें युवाओं को मैं उस टाइप से, मुझे जो लगता था कि इनका बीजारोपण करना चाहिए, नहीं कर पाता था, इसलिए मैंने पेंशन को भी ठुकरा दिया। सिर्फ माँ का इसमें कंसर्न था कि पहले वो जब पूछा कि मैं ये करने वाला हूँ, तो बोल पिताजी तो नहीं है, 3 साल पहले गुजर गए। घर में क्रिटिसाइज होता है या नहीं? नहीं, क्रिटिसाइज नहीं हुआ। माँ बोली ठीक है, पेंशन नहीं, फिर भी गांव में खेती है, वहाँ खेती कर लेना। और वाइफ मेरी ममता खुद डॉक्टर है, और एक ही बेटी अराना 10 साल की, तो वो भी बोली कि मैं बेटी की जिम्मेदारी संभाल लूँगी, आपको जो देना है हम सबको छोड़ के बिहार को देना है, और कमाटी का कर्ज उतारना है, आप जाइए। लेकिन बहुत बड़ा डिसीजन है ये तो। नहीं, ये ज़्यादातर देखा है हमने, आईपीएस चाहे आईएएस जो है रिटायर होते हैं तब राजनीति में आते हैं, सब चीज़, सब सुविधा का लाभ ले लेते हैं तब आते हैं। आप अचानक बीच में छोड़ दिए? नहीं, ये डिसीजन नहीं बोल सकते इसको, इसको ये बोल सकते हैं कि जो एक मेरे अंदर एक पीड़ा है, क्योंकि वो पीड़ा ये है कि अगर मैं यहाँ से नाम लेके जाऊँगा, आप लोगों का प्यार लेके जाऊँगा, विश्वास लेके जाऊँगा, और खुद के लिए जीऊँगा, खुद ही बड़े बड़े पोस्टिंग्स पे जाऊँगा, परिवार में मशगूल रहूँगा, और एक ज़िंदगी का एक जो पड़ाव आएगा, उस वक्त लगेगा कि मैंने बिहार को क्या दिया है। अभी जो दिया है मैंने, मुझे सैलरी मिलती थी, गाड़ी घोड़ा मिलता था, नौकर चाकर मिलते थे, और सब खत्म हो गया। वो नहीं, तो वो मैं कर्तव्य के तौर पे करता था। अभी मुझे निस्वार्थ हो के और जो करना है, कि मुझे कोई यहाँ के रिसोर्सेस नहीं है, तो मुझे लगता था कि ये कि कर्ज उतारने के लिए करना ज़रूरी था, मेरी अंतरात्मा की आवाज़ थी, तो इसलिए मैंने नहीं। एक आखिरी सवाल, अगर सफलता हाथ नहीं लगती तो क्या आप करेंगे फिर आगे? शिवदीप लांडे के, या फिर राजनीति में आएंगे या फिर कुछ और? शिवदीप लांडे के खून में संघर्ष है, और एक शिवदीप लांडे के विचार है, और उसके कुछ मूल सिद्धांत है, जिसमें वो कभी कभी किसी ने आज तक समझौता नहीं हुआ। व्यवस्था में रह के भी मैं जब समझौता नहीं किया, तो व्यवस्था के बाहर तो मैं नहीं करूँगा समझौता, और संघर्ष जारी रहेगा। अब लोगों का है ये, लोग जो डिसाइड करेंगे, लेकिन मैं मेरा संघर्ष नहीं छोड़ने वाला। वैसे भी मैं 60 साल का रिटायरमेंट होता था वैसे, और 13-14 साल तो है आगे, तो उतना तो मैं मिनिमम उतना पकड़ लो कि मैं यहाँ संघर्ष करूँगा। और पार्टी का रजिस्ट्रेशन अभी इलेक्शन के बाद तो आ ही जाएगा, प्रोसेस में तो है ही, तो मेरे इलेक्शन के बाद देखते हैं। चलिए, थैंक यू। तो ये थे शिवदीप लांडे, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि संघर्ष हम अपना नहीं छोड़ेंगे। आपने देखा होगा ज़्यादातर आईएएस आईपीएस जो है रिटायरमेंट के बाद सब सुविधा का लाभ लेने के बाद राजनीति में आते, लेकिन ये पहले आईपीएस हैं जो पेंशन तक को भी ठुकरा दिया। अगर 2 साल और ये नौकरी कर लेते तो इन्हें पेंशन भी मिलता, लेकिन सब चीज़ को ठुकरा कर ये राजनीति में आए। अब देखने वाली बात होगी कि इस विधानसभा चुनाव में, इस राजनीति में सुपर कॉप की भूमिका क्या होती है। सुजीत कुमार, आज तक, पटना।